Welcome, friends. Let us continue the topic of concepts. हमने 10 concept देखे हैं. Last was the disclosure, and the next is materiality, जो आपके सामने मैं लिख के तैयार रखा हूं. बेटा, what is materiality? Simple. हमें बुक में वो सब इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, लिखनी चाहिए, शो करनी चाहिए, which are material, means which are important, means those important transactions, those important any record, those important any type of event. अपने को बुक में जैसे कि आग लग गई, ये इवेंट है, बहुत बड़ा आग लग गया तो ये इवेंट है. कुछ बड़े मशीन खरीदे, ये ट्रांजैक्शन है. तो अपने को ये सब चीजें बुक में बतानी चाहिए. मतलब material things must be shown in the books of account, क्योंकि it influence the decision making. याद रखना, डिसीजन मेकिंग जो अपने बुक्स देखेगा और अपना रिपोर्ट पढ़ता है, बैंक वाले या तो जो अपने में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे. तो कोई भी चीज को मटेरियल यानी कि इंपॉर्टेंट है नहीं है कैसे नक्की करें? एक तो याद रखना, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन. अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है, जैसे चाय पानी का खर्चा, छोटा ये स्टेशनरी वगैरह का खर्चा, इसको कुछ अलग से बड़ा बताने की जरूरत नहीं है. छोटे मोटे खर्चे को आपको जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए. क्या वो खोटा खोटा जगह रोकता है ना, समझ लेना. वो बुक्स में जगह रोकेगा, पढ़ने वाले को जो नहीं पढ़ना है वो बीच में आता रहेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ भर दिया, अनवांटेड थिंग्स. तो वही चीज इंपॉर्टेंट जो होती है, जो डिसीजन लेने के लिए, स्पेशली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, और खास करके इसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, such a transaction must be specially shown in the bookkeeping. That is the concept of materiality. एक बात और ध्यान रखना, nature of information is also necessary to understand. Nature of information, ठीक है, इंफॉर्मेशन कौन से प्रकार की है. नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन बिजनेस के रिलेटेड होती है जो जरूरी है उसमें शो करना, लेकिन कुछ का जरूरत नहीं है कि मैंने ये कबाट यहां से यहां रख दिया, नया ड्राइवर अपॉइंट किया, ये सब बात का कोई मायना नहीं रखता है. लेकिन मैंने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसमें ये बातें किया, सी, ये सब अपने को बुक में एंट्री, उसका नरेशन, ये सब देना चाहिए. और एक बात खास बोलता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. बहुत एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसके लिए लाखों रुपए का इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है, और एक छोटा बिजनेसमैन होता है जिसके लिए उतना अमाउंट का बोलेगा तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो एनी इंफॉर्मेशन इज मटेरियल फॉर वन person, not necessarily it is important for another person. ये चीज भी ध्यान रखना है ना. important for one but not for other. आगे 12, मैचिंग कंसेप्ट. जरा सुन लेना, मैचिंग कंसेप्ट. अपन मैचिंग कपड़े नहीं पहनते क्या भाई? जैसा वो शर्ट पहना ऐसा, दैट इज, कुछ लोग कॉन्ट्रा कपड़े भी पहनते हैं. अभी तो जमाना ही कुछ अलग आते लगा.
हाँ, कभी वो कॉन्ट्रा अच्छा भी लगता है, सफेद शर्ट हो, ब्लैक पेंट हो, लेकिन मैचिंग एक आप शब्द पहचानते हो। बाबूजी हमको यहाँ अकाउंट में क्या मैच करना है, कंपेयर क्या करना है। मैचिंग मीन्स बी सपोज टू कंपेयर। क्या कंपेयर करना है? इनकम्स यानी कि रेवेन्यू, इनकम्स यानी कि रेवेन्यू, पैसा अपने कहां से आए, कितने आए, और उसके सामने बच्चा एक्सपेंसेस, कि मेरी इनकम कितना हुआ, मेरा खर्चा कितना हुआ। दैट मैचिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। आप सोच लेना, एक रिक्शा वाला सुबह से रात तक कितना वो कमाया, भाड़ा सुबह से रात तक वो देखता है, और उसका खर्चा कितना हुआ, पेट्रोल का, रिपेयर का, पंचर का, जो भी बोल, ही ऑलवेज मैच, कंपेयर करेगा। ऐसे ये रिक्शा वाला की तो मैंने छोटी बात लिया, इन एवरी बिजनेस, चाहे वो बड़ा मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर क्यों नहीं हो, बाबूजी वो कंपेयर तो करना ही चाहिए कि मेरा बिजनेस कितना कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड concept of matching our income with revenue, and finally we should find out how much we are earning. babuji matching we must do periodically मतलब समय समय पे। जनरली हम लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऐसे देखते हैं। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने में जरा कंपैरिजन करते हैं, या तो साल टू साल तो करना ही चाहिए बच्चा, कि भाई ये साल में क्या था इनकम एक्सपेंस, वो साल में क्या था, कितना अपन कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। तो periodically we should do the matching of income and expenditure. further मैं यहाँ 12 कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं। ये 12 कंसेप्ट आपके सामने आप देख रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए उसके सबके हेडिंग आपके सामने पेश करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। पहला था एंटिटी, करेक्ट, प्रोप्राइटर और बिजनेस बोथ आर सेपरेट। फिर मनी मेजरमेंट, एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरा आप ये चित्र देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा, टेबल कंपेयर नहीं कर सकते, चेयर ये वो, लेकिन उसका वैल्यू बोलो मनी में, यू कैन कंपेयर। देन कॉस्ट, खर्चा कितना हुआ। वी मस्ट रिकॉर्ड द एक्विजिशन प्राइस, वो चीज मेरे को कितने में पड़ा। कल मैंने वो 50,000 में लिया, दूसरे दिन मुझे कोई कारण से 45 में मिला, तो कल वो उसकी एंट्री 50 की पास करो, और वही चीज वहीं से खरीदा आज 45 में, आज एंट्री 45 में पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। अपने को कितने में पड़ा, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी मीन्स वी शुड फॉलो द सेम मेथड, नो चेंज, सो दैट वी कैन हैव द प्रॉपर कंपैरिजन। और मान लो आपने चेंज किया है तो यू शुड डिस्क्लोज, उसको बोलना चाहिए कि मैंने क्या चेंज किया। कंजर्वेटिज्म मतलब show all possible losses but not any possible gain or profit। ये बहुत जरूरी बात है, जितने भी पॉसिबल लॉस है बता दो, लेकिन कोई भी पॉसिबल इनकम नहीं बताना है। दैट इज कंजर्वेटिज्म। बाबूजी गोइंग कंसर्न, बिजनेस चलता रहेगा, लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट, एंड देयरफॉर वी कीप द ऑल रिकॉर्ड्स, क्योंकि अपने को बिजनेस चलाना है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, क्या अपने को मिला, दैट वी मस्ट शो, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। जो प्रॉफिट मिला नहीं है, भले मिलने वाला हो, मिला नहीं है, आप उसको शो नहीं करोगे। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ 2 टेलीविजन, एक बेचा एक नहीं बेचा, तो दूसरे पे भी तो प्रॉफिट मिलने वाला है उतना ही, क्योंकि उसका भी अपने को एंट्री शो नहीं करने का। अक्रूवल, अक्रूवल मतलब अराइव्ड, जो आ गया उसकी एंट्री पास करो। पैसा दिया कि नहीं दिया मैंने नहीं बोला है, वेदर amount received, amount paid or not, but the transaction is happened, that event is happened, you must write down in the books
because it is arrived. That is called concept of accrual. जो ट्रांजेक्शन हो गया है उसको अपने को बुक में लिखना चाहिए, भले उसके लिए पैसा लेती देती हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट, टू साइड्स। हर ट्रांजेक्शन में दो बात होता है, एक्सचेंज होता है, समथिंग कमिंग समथिंग गोइंग, ये चलता रहता है। एंड वी शुड राइट बोथ द एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स यानी साइड्स, बाजू। एस्पेक्ट्स यानी वो चीज जो उस ट्रांजेक्शन के अंदर है, दिखता है। मैंने हल्का उदाहरण लिया था, देख, फर्नीचर परचेज एंड कैश पेड, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो ये एक ट्रांजेक्शन है और उसमें दो बातें हैं, वन इज फर्नीचर, सेकंड इज कैश। वी शुड राइट डाउन बोथ द थिंग्स इन द बुक्स। ये फर्नीचर आया, वो भी लिखने का, कहां से लिया वगैरह आपकी इच्छा है तो, और रोकड़ा दिया, चेक दिया, लिखो both the things. This is called complete record. कोई भी चीज कंप्लीट होना चाहिए, that is a meaning, dual aspect. Next, disclosure, to show in the book. बाबू जी, डिस्क्लोजर का हकीकत में अर्थ होता है नोट वगैरह लिख के बताना कि अपन ने कौन सा मेथड फॉलो किया है, अपन ने कौन सा पॉलिसी रखा है, अपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्या। ये थोड़ा ऊंचाई का पॉइंट था, लेकिन इन लोग में जैसे बुक में लिखा ना, मैंने तेरा सामने थोड़ा थोड़ा बता दिया। डिस्क्लोजर बहुत बड़ा और अलग चीज है, वो कुछ अलग दिशा में काम करता है, जस्ट टू शो। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिखना चाहिए, अननेसेसरी नहीं लिखना चाहिए। वही मटेरियलिटी और ये दोनों में मेरे को इन लोग का हिसाब से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्क्लोजर का जो समझदारी है ना, वो थोड़ा हायर क्लास, मतलब टीवाई बीकॉम वगैरह में ज्यादा आता है कि इसको डिस्क्लोज कैसे करना चाहिए फर्दर। जो भी रिलेवेंट है, रिलायबल है, ये सब डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज इसलिए करना चाहिए, इसके दो कारण। वन, the person can have clear understandability. You can understand clearly if it is disclosed properly. और disclose का दूसरा अर्थ ये भी रखना, if you disclose everything means you are a transparent personality. ये जीवन में याद रखना। disclose का मतलब छुपाना नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बता दिया, जबरदस्त। डिस्क्लोज इट। जो इंसान ट्रांसपेरेंट होता है ना, और कुछ इंसान बड़े क्लोज होते हैं, देखना, पैक नेचर के, साले बोलते ही नहीं है, और बोलेंगे तो भी अधूरा बोलेंगे, बहुत फर्क पड़ जाता है, उसकी मीनिंग अलग अलग निकलता है। वो महाभारत में हुआ था ना, आपको मालूम है, युधिष्ठिर, इसको धर्मराज बोले जाता था, पांडव का सबसे बड़ा भाई। साले आजकल लोगों को ये भी नहीं मालूम है। हाँ, एक जन को ऐसे मैंने बात किया था, वो रामायण में था। साला ये कहाँ रामायण में था, कुछ मालूम नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, ये वो जाने दो सब। बाबूजी, ये कभी झूठ नहीं बोला था लाइफ में, इसलिए इसका नाम था धर्मराज। युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। अब देखना, महाभारत का जो युद्ध चला 18 दिन चला था, और उस टाइम पे जो अश्वत्थामा था उसका मृत्यु हुआ। तो मरा कि नहीं वो जानकारी लेने के लिए सब लोग हैरान थे, उसके फैमिली वाले भी। तो उन लोग को मालूम था कि एक ही इंसान है जो सच्चा बोलेगा, वो था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के पास आए, और युधिष्ठिर ने वो टाइम पे अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। युधिष्ठिर ने भी झूठ बोलने के लिए बोला, या तो हाथी मरा है या तो अपना अश्वत्थामा मरा है, नॉट क्लियर, ये झूठ था। सी, दिस इज नॉट कॉल्ड प्रॉपर डिस्क्लोजर।
नहीं, मुद्दे पे था बच्चा, डिस्क्लोजर पे था। हाँ, अश्वस्थ नाम का हाथी भी था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था, मुझे उसकी बात नहीं लेनी है। तो कौन मरा? तो युधिष्ठिर ने जानबूझ के वो बात छुपाने के लिए, हकीकत में अश्वस्थ था, वो योद्धा मरा था, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था। तो उसने, ये संस्कृत था, नरोवा कुंजरोवा। नरो मतलब नर, यानी वो इंसान, मनुष्य। कुंजरवा, कुंजरवा मतलब हाथी। नरोवा कुंजरवा, ये संस्कृत में। बाबू जी, नर मरा है या तो कुंजरवा, कुंजरवा यानी हाथी मरा है, ये गलत है। दिस इज नॉट कॉल्ड क्लियर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब इंसान जैसे बोलता है, सामने वाला क्लियर कट अंडरस्टूड होता है, देर इज 100% ट्रांसपेरेंसी, डाउट रहना ही नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजर। नरोवा कुंजरोवा युधिष्ठिर। और आपको बता दो, उस जमाने में माना जाता था कि युधिष्ठिर का हमेशा रथ है ना, वो जमीन से 4 उंगलियां ऊपर उठता था, क्योंकि वो इतना सत्यवादी था। और जिस दिन वो ये वाक्य बोला, नरोवा कुंजरोवा, उसका रथ है ना 2 उंगली नीचे आ गया। आई डोंट नो भाई, ये सब सुना पढ़ा ये सब, मगर तथ्य है। डिस्क्लोजर, अब मुझे बहुत कुछ है। एक ईमानदारी से एक बात बोल देता हूं, अगर जो दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट का कोई गुरु हो ना, तो वो श्री कृष्ण। अगर जो मैनेजमेंट का कोई गुरु हो, श्री कृष्ण। कभी आप उसकी ये सब बातें, वो किस तरह से पूरा मैनेज किया है महाभारत, ये वो रियली मानना पड़ता है। लेकिन क्या हम लोग ने ये सब पढ़ा नहीं? हम लोग को तो क्या, जो ज्यादा पैसा अपन भरते हैं और कुछ सीखते हैं, तो अपने को लगता है अपन कुछ सीखे, और ये सस्ते में फोकट में कुछ मिल जाता है, बेटा हम लोग उसका वैल्यू नहीं करते। अभी मैंने ये नरोवा कुंजरवा बताया, मुझे बहुत सोच समझ के युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, क्योंकि वो ये भी तो प्रतिज्ञाबद्ध था कि झूठ नहीं बोलना है। सोच लो, मौका मिले तो ये यहाँ सबसे बहुत कुछ मिलता है, प्लीज बिलीव मी। खाली मार्क्स आने से अपन समझते होशियार होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब बात में से भी आपको लगेगा बड़ा सत्य है, तथ्य है। नरोवा कुंजरोवा, या तो नर मरा है या तो कुंज मरा, यानी हाथी मरा है। ये युधिष्ठिर की बात, कभी झूठ नहीं बोला। अभी भी देखो ऐसा बोला कि झूठ नहीं बोला, बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आस्क मी द पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजर, इट इज नॉट क्लियर डिस्क्लोजर। वो कुछ छुपा रहा है। हाइडिंग द फैक्ट्स मीन्स नो प्रॉपर डिस्क्लोजर। और अच्छा रिपोर्ट और ऑडिट करने वाला होता है ना, वो ऐसे चीज रखता है ना, सामने वाले को कभी डाउट नहीं होना चाहिए। गुड अकाउंटेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होता है, ये है। चल आगे, मटेरियलिटी आज सिखाया ना रे, इंपॉर्टेंट। बाबू जी, हर इंपॉर्टेंट चीज को बता दो, ताकि सामने वाले को डिसीजन लेने में मालूम पड़े, जरूरी है। जो बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है ना, इसको बताना ही चाहिए। छोटे छोटे होते हैं, डोंट राइट इन द बुक्स। इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट गिव। और एक बात है, द थिंग विच इज मटेरियल फॉर वन बिजनेस may not be material for another class of the business। और क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल नहीं है ना, ये अकाउंटेंट ने खुद तय करना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अकाउंटेंट ने तय करना चाहिए और एंट्री पास करना चाहिए। मैचिंग, मैचिंग मीन्स कंपेयरिंग our revenue and expenses periodically, ताकि मालूम पड़े कि हम कितना कमा रहा है, कितना गवा रहा है। बेटा कंपैरिजन करना चाहिए, और हमेशा अच्छे लोगों से अच्छी बातों का कंपैरिजन करते रहना चाहिए जीवन में। तो मालूम पड़ता है हम किधर है। बाकी उसके पास कितने का मोबाइल, उसके पास कितने का मोबाइल, मेरे पास कितने का, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज मटेरियलिस्टिक। मैं आपके गुणों के लिए पूछ रहा था।
आपके मेरिट्स के लिए पूछ रहा था, आपके अंदर वैल्यूज की पूछ रहा था। लास्ट में उसी का नाम बनता है, उसी का रेपुटेशन बनता है, उसी का समाज में इज्जत होता है। कीप इन माइंड। चलिए आगे बढ़ूंगा। नया अगला टॉपिक, आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी इन लोग ने बहुत लपेटा है अंदर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट में इसको एएस करके बुलाया जाता है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस करके बोला जाता है। ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 2 मिनट फालतू चर्चा करता हूं, आजा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाबूजी थोड़ा बुरा मत लगाना, लेकिन हम लोग ने, हिंदुस्तानी लोगों ने कभी अपना स्टैंडर्ड रखा ही नहीं है। देखो हम लोग बड़े बिकाऊ लोग हैं, ज्यादातर हम लोग छुपाना पसंद करते। बोलो ना, युधिष्ठिर जैसा इंसान भी छुपाया, ये फैक्ट है। हम लोग, आप भी देखना, घर में मम्मी पापा से कुछ नहीं बोलना है तो फ्रेंड को कुछ बताना नहीं बताना, अपन लोग उस मतलब हमारा क्या मालूम, ऐसा ही स्टैंडर्ड है रे हिंदुस्तानी लोगों का। हम लोग ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, क्या मालूम, हमारी हवा ऐसी चलती है कि हम लोग पानी ऐसा पीते हैं कि जो भी बोलिए यार। और अपने को देखना, किसी का वो कुथली करना, कुथली बोलता है, समझता है ना, तेरी मेरी ये वो, ये सब हमारा स्टैंडर्ड अच्छा चलता है। हमारे यहाँ वही सब सीरियल चलती है, वो सास भी कभी बहू थी और छाछ भी कहीं कभी दही था, ऐसी ऐसी सीरियल अपने इधर चलती है। ऐसे बेटा हमारा स्टैंडर्ड ही कुछ अलग है। एक बार थोड़े दिन पहले मैं बीबीसी न्यूज देख रहा था, सुनना अच्छा लगेगा आपको। एक हिंदुस्तान का बिजनेस एनालिसिस्ट है, इकोनॉमिकल एनालिसिस है, और खास करके वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है, मिस्टर शर्मा करके। वो न्यूयॉर्क में रहता है, मेरा कोई पहचान नहीं है, लेकिन उसका इंटरव्यू आ रहा था, तो उसने बोला कि मैं हर वीक में एक पिक्चर देखता हूँ। मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा जरा सुन, पहले पहले से अच्छा नहीं लगा। तो क्या, हमारे बाजू में न्यूयॉर्क में वो जहाँ रहता है, सिटी में, अमेरिका में, वहां टॉकीज है, और वो टॉकीज की एक खासियत है, वो सैटरडे संडे को वर्ल्ड के जो अच्छे से अच्छे जो देश के पिक्चर बने हो ना, वो सैटरडे संडे में टोटल 4 से 5 शो रखते हैं। एंजॉय, वर्ल्ड के अच्छे, मतलब बाकी के दिन जो भी फालतू ये वो कार्टून फार्टून जो भी है, लेकिन आप सोच लो हिंदुस्तान में आज तक कितने अच्छे पिक्चर बने, ऐसे हर देश में कितने अच्छे पिक्चर बने। वो पिक्चर वो न्यूयॉर्क में वो टॉकीज वाला बताएगा, कुछ मॉल है उसमें वो, और सैटरडे संडे को ही रखता है। तो बोलता है वो उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है, वो 3-4 पिक्चर जो भी है, टोटल 5 शो रखते हैं। मुझे वो 2-3 पिक्चर, 4-5 पिक्चर जो भी उसने लगाए, 2 रखे, 1 रखे, शो 5 सैटरडे संडे मिला के। तो कि मैं हमेशा जाता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड की अच्छी पिक्चर में से बहुत कुछ सीखने मिलता है। बाबूजी वो आदमी का स्टैंडर्ड कितना बन जाएगा, रोज अच्छी अच्छी पिक्चर हर हर हफ्ते में देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में सीखने का मकसद रखना। हमारा स्टैंडर्ड भारतीय लोगों का, क्या मालूम, ज्यादातर हम लोग ने नीचा रखा है। मैं कभी कभी बोल देता हूँ इंडिया इज 3G कंट्री। थोड़ा तकलीफ पड़ेगा मेरे को समझने को भी। 3G, आप बोलेंगे सर अभी तो 4G 5G 6G का जमाना है। मेरा ये जुना वाक्य तो 3G वाला है ना। 1G 2G 3G। हिंदुस्तान गरीब देश है, सालों से ऐसा नहीं कि अभी गरीब हुआ रहे। हिंदुस्तान गरीबों का देश है, यहाँ गंदगी पहले से है। गंदगी ग जी। अभी तो चश्मा लगाते हैं ना, देखा है क्या? वो एक चश्मे में ऐसा लिखते हैं, वो गांधी जी का ऐसा चश्मा दिखाते हैं ना, देखा है क्या रे? यहाँ लिखते हैं स्वच्छ,
मेरा गलती हो जाए तो माफ करना, यहाँ लिखा जाता है भारत। वाह वाह देखा क्या चश्मा देखा कि नहीं सर गांधी जी का? स्वच्छ भारत। अरे बेटा देख, ठीक से देख, जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, और जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं है देख देख, वो दिखाते हैं ऐसा टीवी में, स्वच्छ स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, और जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं है। मेरा तो क्या दिमाग है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन तू भी बोलेगा हाँ सर, आप ही सोचते हो ये दुनिया में जैसे। गंदगी परमानेंट, गरीबी परमानेंट, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गफले। हिंदुस्तान गफलाओं का देश है, हर साल कोई ना कोई गफला इधर होते रहता है। वो विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, वो सत्यम कंप्यूटर का इश्यू आया, यस बैंक का इश्यू आया, मतलब मोर देन 50,000 करोड़ चट हो गए। बाबा रे बाबा, चला 50,000 करोड़ लिख के दे, कितना जीरो आता है, मेरे को भी सोच सोच के लिखना पड़ेगा, ज्यादा कम तो नहीं लिखा ना, अकाउंट का टीचर बोलता है। गफला, हिंदुस्तान गफलाओं का देश है, 3G कंट्री। नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, ऐसा क्या, मतलब हम लोग सचमुच ये देश का, मेरे को कभी कभी विचार आता है साला कैसे मैंने, इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग में अंदर कुछ अच्छा इंसान बैठे ना तो कुछ काम कर सकते हैं। टू द पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अपनी स्टैंडर्ड पे बात है ना, हिंदुस्तान में लोग का स्टैंडर्ड ऐसा है, तो इसलिए भारत में स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बेटा ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इन द ईयर 1977, 21 अप्रैल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन्होंने बनाया। ये बोर्ड बोर्ड बोलेगा तो एक कमिटी, इसमें पढ़े लिखे होशियार लोग, और अकाउंट कैसे लिखना, कैसे शो करना, गफले कैसे कम होवे। बाबूजी मैंने ऊपर एक शब्द लिख दिया, अभी थोड़ा सुनना मजा आएगा, बुक के हिसाब से मैं नहीं पढ़ाता हूं बेटा, बच्चा का डेवलपमेंट होवे ये बहुत जरूरी है, खाली मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी बातों में बुक भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि बुक की बात नहीं है। बाबूजी थोड़ा सुन लेना, ये अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS लिखा है ना बाबूजी, हमारे ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और यह सबसे हाईएस्ट है। ये बात सत्य है, अगर जो दुनिया में सबसे ज्यादा आज की तारीख में कोई ट्रांसपेरेंट काम करने का किसी का तरीका है तो अमेरिकन लोगों का, ये फैक्ट है। तो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे टॉप पे, उसके नीचे बहुत सारे देश है, उसके नीचे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके नीचे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैं तुझे थोड़ा थोड़ा दर्शन कराऊंगा बाबू। 77 में से तो अपन ने चालू करा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए भारत में। क्यों? हमारे यहाँ गफला बहुत चलता है, यहाँ वहां कर देना, लाच रुश्वत, ये वो वेरी कॉमन थिंग बच्चा। हमारे यहाँ ये सब क्या मालूम, आज तक इसी प्रकार से चल रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाना भारत में जरूरी था, अच्छा है, थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे स्टैंडर्ड को फॉरेनर लोग, इंटरनेशनल या तो अमेरिकन लोग स्वीकारते नहीं है, क्योंकि हम लोग ने हमारे स्टैंडर्ड को अभी भी बहुत नीचा रखा है। मतलब अभी भी हमारे यहाँ गफले हो रहे हैं, ये मुझे बोलना था, इसलिए बताया हिंदुस्तान गफलाओं का देश है, 3G कंट्री। किसी को बोल के देखना, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि HM झूठ बोल सकता है, और तेरे को भी लगेगा हाँ यार यही सोचता है। तो हम लोग का अभी भी अकाउंट जल्दी से लोग पसंद नहीं करते स्टडी करना, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड अभी भी हम लोग ने बहुत नीचे रखा है।
कितने सारे देशों ऊपर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमसे ऊपर है, और सबसे ऊपर अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दिस इज द रियलिटी, और मानना पड़ता है जी। ठीक है, चलिए अभी जो भी है सो है, अपने अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है मेरे को बोलने दे, मुझे अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी है। जब ये बुक्स बाहर आई थी ना, तो मैंने, जाड़ी जाड़ी बुक आती है, तो मैंने वो बुक मंगवाई थी वो टाइम पे, जिसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आमने सामने कंपेयर करके दिए थे। दिल्ली से कोई बुक मंगवाया था वो टाइम पे, और मुझे बड़ा मजा आया था स्टडी करने में कि अभी भी हिंदुस्तान कौन से पॉइंट पे, कहां हम लोग कुछ पिछड़ रहे हैं। इट वॉज नाइस कंपेरिजन मेड, एंड रियली इट वॉज इंटरेस्टिंग टू स्टडी कि वेयर वी आर एंड वेयर द एंटायर वर्ल्ड इज स्टैंडिंग एंड वेयर द अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज स्टैंडिंग। बहुत फर्क पड़ता है जी। ट्रांसपेरेंट रहना, डिस्क्लोजर करना, मटेरियलिस्टिक चीज बताना, ये हम लोग में आदत नहीं, हम लोग छुपाने का बहुत जल्दी से सोचते, देख लेना। टू द पॉइंट, अभी तक हम लोग ने भारत में बाबूजी 31 स्टैंडर्ड्स आर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, अभी तक बोल रहा हूं। पहले धीरे धीरे 2 4 आए, 5 आए, 11 तक आए, 15, धीरे धीरे आज तक 31 स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुंचे हैं। अभी उसमें से जो अपने सिलेबस में है ना, उसकी बात थोड़ी थोड़ी ऊपर से इन लोग ने बराबर समझाया जरा भी नहीं है। मुझे बुक, मेरा कुछ सोच अलग है, लेकिन मैं जो बातें करता हूँ तेरे खोपड़ी में फिट आएगा, और पूरे सिलेबस को कवर करता हूँ। यू नीड नॉट वरी। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बाबू जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे तो भारत में भले अभी तक 31 आए, बट व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड बोलेगा तो सम नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत। बाबू जी, वी मस्ट फॉलो सम नॉर्म्स टू प्रेजेंट द अकाउंट्स, टू प्रेजेंट our assets, liabilities, capital। कुछ सिद्धांत हमारे पास होने चाहिए, पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए। वी मस्ट इंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आगे अपन ने देखा था, जो चीज जैसे अपन फॉलो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसा करता है, दूसरी बार ऐसा करेगा। मतलब कोई बेचारा अपने को कंपेयर ही नहीं कर सकता, अपने में से समझ ही नहीं सकता है। हम लोग क्या बचपन से छुपा छुपी, डब्बा स्पाइस, ये सब खेलने की आदत है, हाइड एंड सीक, ये सब खेलते हैं ना। छुपाने का हम लोग बचपन से सीख के आए, चोर पुलिस खेल। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए अपने अकाउंट्स में, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। इट शुड बी रिलायबल। बाबू जी, विश्वास नहीं होना चाहिए, और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में लाया गया, और बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए, टोटल 31। क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जरा अपन एक एक को थोड़ा थोड़ा दर्शन करेंगे। बाबू जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इसका नाम है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मैंने सिखाया ना, प्रॉपर नोट लिखना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। डिस्क्लोजर वी मस्ट गिव, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देन दिस वाज फर्स्ट प्लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड, इट इज अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी यानी स्टॉक, और बहुत ही सीधे शब्द में सुन रहे, गुड्स। गुड्स समझता है ना, द आइटम और कॉमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स, उसको गुड्स बोलते हैं। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करना, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से कुछ भी चलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब पैसा कहां से आया, कितना आया, वो आया तो किधर गया, कितना गया, कितना बचा। बाबू जी, क्लियर हिसाब दीजिए ना। आप खुद देख लेना, आपको एक महीने में मम्मी पापा ने मान लो 2,000 रुपया दिया है, अपना पॉकेट एक्सपेंस 1,000 रुपया, जो भी दिया है 500 रुपया।
आप वो पूरा का पूरा 2000 रुपये का परफेक्ट रिकॉर्ड देना सीखो कि इतना पैसा आया, इतना मैंने इधर खर्चा किया, इतना पैसा भी मेरे पास बचा है। वी मस्ट। तो कैश फ्लो, आवन जावन, पैसा आएगा जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब घिस जाना। अपन चप्पल पहनते तो चप्पल घिसते ना बेटा, ऐसे मशीन चलता है, मोटर कार चलता है, वो घिस जाता है। तो वो घिसता है, उसका कैलकुलेशन, उसका वैल्यूएशन करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए रे। हम लोग कुछ भी लिख डालते हैं, कैसा भी लिख डालते हैं, नहीं चलता है ना। यू कैन अंडरस्टैंड। उसके लिए भी भारत में स्टैंडर्ड लाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 फॉर डेप्रीशिएशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाबूजी, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां है ना, मेडिसिन बनाती है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आप जो देख रहे हैं, गैजेट, ये सब, इन लोग रोज नया नया रिसर्च करते रहते हैं। अभी हिंदुस्तान में क्या होता है, साला रिसर्च 1000 रुपए का करता है, दिखाता है लाख रुपया कर दिया। गफलाओं का देश बोला ना। तो प्रॉपर इसका हिसाब लाओ, क्या किया बताओ, कहां किया बताओ। ये स्टैंडर्ड बताना चाहिए, बनाना चाहिए। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। तो मैंने आपको रियलाइजेशन कंसेप्ट सिखाया था ना, उसके ऊपर ही है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इट इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। व्हाट इज फिक्स एसेट्स? मैंने बताया, द लाइफ मोर देन 1 ईयर। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करने का, उसको कैसे शो करने का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। 8, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बाबूजी, ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट संस्थाओं को मदद करता है, हेल्प। बहुत तकलीफ है, इतनी संस्थाएं चलती है भारत में, उन लोग को इतना पैसा दिया जाता है और वास्तव में वो ट्रस्टी लोग पैसा खा जाते हैं। राजीव गांधी हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के थे। मुझे कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता प्लीज। तो गवर्नमेंट जो 1 रुपया खर्चा करती है ना, तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 15 पैसा गरीब तक पहुंच पाते हैं। सोच लो हिंदुस्तान का करप्शन का लेवल। हा हा हा, मेरा भारत महान। 1 रुपए का जो गवर्नमेंट खर्चा करना चाहती है, तो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे का अपने को प्राप्ति होती है। तो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट का जो हेल्प है, अरे इन लोग खा जाते रहे, सब चबा जाते हैं। स्कूल कॉलेज वाले को कितना पैसा मिलता है, और आज उन लोग ही देखो कितना फीस बढ़ाते हैं, बच्चे लोग से पैसा ऐंठते हैं। 12वीं तक, अप टू 12th स्टैंडर्ड इन महाराष्ट्र, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज 100% फ्री। लेकिन सब ज्यादातर कॉलेज वाले ने पैसा लेना चालू कर दिया, और कुछ वाले तो प्राइवेट कॉलेज, ये वैसा वैसा नाम, आईटी के नाम पे और कमाओ, मैथ्स के नाम पे और फीस ले। गलत है यार। तुमको गवर्नमेंट पैसा देता है, तुम बच्चे लोग को क्या को चूसते हो? नहीं मिलता है तो ठीक है, पैसा लेना पड़ता है ना, अपने को कहां से मिलेगा? वरना गवर्नमेंट ऊपर से ग्रांट देती है, तुम यहां से बच्चे लोग से भी खींच लेते हो। तो गवर्नमेंट ग्रांट का हिसाब प्रॉपर रखना चाहिए। इन लोग रखते नहीं, आज भी गफला करते हैं। चल भाई आगे, ज्यादा मुझे बोलना नहीं है। 9, जरा मैं बोल दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, डेप्रीशिएशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। रिसर्च का जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है। मैंने नंबर, सीरियल नंबर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर ये है, अपने को जो बुक में वही देना है बच्चा मुझे।
रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, फिक्स एसेट की बात करो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये नंबर ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सीरियल नंबर आगे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज 13। इन्वेस्टमेंट मतलब अपन पैसा कहाँ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग उसमें भी बहुत गफला कर डालते हैं, पैसा इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे, फिर वो शेयर का भाव बढ़ गया घट गया, अपन ही बढ़ाते अपन ही घटाते, मैनेजमेंट वाले चोर लोग। ये शेयर बाजार है, प्राइस को ऊपर नीचे खुद करवाते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का हिसाब कैसे लिखना, दैट इज शोन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। और आखिरी 10वां पॉइंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो है ऑन टैक्स ऑन इनकम, मतलब इनकम टैक्स। बेटा ज्यादातर हमारे यहाँ लोग इनकम टैक्स भरते ही नहीं है, पर ऐसे ही अंदाज से भारत में कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कितने लोग भरते हैं इनकम टैक्स? एक कोई खेती का इंसान टैक्स नहीं भरता है, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। तो 60% पॉपुलेशन तो उधर ही निकल गया, गरीब लोग तो टैक्स भरने वाले नहीं है। मुश्किल से मैक्सिमम कभी देखा गया तो 4 to 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज जस्ट पेइंग टैक्स, इनकम टैक्स। सोच लो, इतना बड़ा देश और टैक्सेशन। तो मुझे हम गुजराती मारवाड़ी लोग सिंधी क्या मालूम क्या खोपड़ी है, कपड़ाओं का देश बोला ना, तो इसका भी स्टैंडर्ड लाए ताकि लोग सुधरे। लेकिन बाबूजी हम लोग क्या मालूम स्टैंडर्ड के ऊपर ही काम करते हैं, टू द पॉइंट। तो यहाँ ये इनकम टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, दैट वाज द 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ये 10 आपके सिलेबस में खाली नाम दिए हैं, एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर मैं 3-3 4-4 घंटा खाली भाषण देता हूँ। ये आपके लिए खाली वो नाम दिया छोड़ दिया, नामकरण विधि, बाकी कुछ नहीं। तो ये बुक में लिखा है तो मैंने भी मीनिंग समझा दिया, नाम लिखा है नंबर लिखा है खत्म, टू द पॉइंट। एक्सरसाइज नीचे दिया है बेटा, मैं थोड़ा तेरे से बात कर लूं, टाइम है बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। थोड़ी एक्सरसाइज की बात करते हैं, तू भी अगर जो बुक है तो खोल ले, इसमें भी बहुत गड़बड़ है। मैं थोड़ी देर पहले बुक पढ़ रहा था, मिस्टेक, और इसके आंसर पीछे दिए हैं, क्योंकि इसमें एक दो सेंटेंस तो ऐसा है मुझे भी आंसर नहीं समझा, हल मैं परेशान फिर पीछे देखा आंसर एकदम बकवास। कभी इन लोग के साथ कभी फोन आते हैं इन लोगों के, कभी मैं भी दखल अंदाजी कर लेता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सॉरी, रॉन्ग इज रॉन्ग, तुम कितना भी हिल जाओ, राइट चीज राइट ही देता है। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ में बातें करता हूँ, लेकिन यहां से कुछ सीख के जाओ। तो मेहरबानी करके कॉलेज के प्रोफेसर को परेशान नहीं करने का, वो बेचारा क्या करेगा, सब हितेश मेहता नहीं है ना, तो उसको अपने परेशान नहीं करने का। नॉलेज का उपयोग कभी भी किसी को हैरान परेशान करने के लिए नहीं करने का, और कभी भी नॉलेज का अभिमान गर्व प्राइड नहीं लेने का। नॉलेज मैं आज भी रोज सीखता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ता हूँ, नई नई बातें सीखता हूँ। ये लेक्चर ऐसे थोड़ी बन जाता है, मुंह से निकलते जाता है, आप भी सुन रहे हो मजे से। नॉलेज इज द पावर। पढ़ने का आजकल के लोगों को पढ़ने का छूट गया है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर जो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, अच्छा अच्छा, आपका दिमाग देखना मस्त बन जाएगा और आप पीछे रह ही नहीं सकते। टू द पॉइंट, एक्सरसाइज आ जा रहे, गिव वन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिव वन वर्ड।
आप पेज नंबर 16 पर मैं बातें कर रहा हूं। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, इट इज बुक कीपिंग। आंसर पीछे दिया है, लेकिन तू समझ, मैं समझाने की बातें कर रहा हूं, बाय हार्ट बाद में। बुक में लिखना, दैट इज बुक कीपिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा, कैपिटल है बच्चा, ठीक है ना। पीछे लिखा भले, तू यहां समझ, मैं पढ़ता हूं, तेरा भी माइंड चलना चाहिए। मैंने इतना सिखाया, तेरे को आना चाहिए। नेक्स्ट, अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल। जिसको अपने को पैसा देना है, चुकाना है अपने को बेटा, वो अपना कौन है? क्रेडिटर। और जिससे अपने को पैसा लेना है, डेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलेगा तो लेती देती, बोले तो ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, मेरा खर्चा बहुत है, ओवर इनकम, इनकम से, तो बच्चा लॉस, बिजनेस लॉस में चलेगा। और एक्सेस ऑफ इनकम होता, इनकम ज्यादा होता, ओवर एक्सपेंस, प्रॉफिट। जरा सोचो मेरे साथ, खाली आंसर पीछे का देख के लिखना ये महत्व नहीं है, अपने को भी आना चाहिए। नेक्स्ट, 6, a person whose assets are sufficient to meet obligation, assets enough to pay liabilities, a person, तो उस इंसान को बोलते हैं सॉल्वेंट। और अगर जो liabilities are more than assets, the person is called insolvent. 7, bookkeeping is providing all the required financial information to the businessman. ये क्या सेंटेंस बनाया रे, मेरे को रास नहीं आया। bookkeeping is providing all the required financial information, तो क्या बराबर है, to the businessman, तो क्या बराबर है। बिजनेसमैन को बुककीपिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो प्रोवाइड करता है, तो क्या बराबर है। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग। सुना, objective of bookkeeping is to provide the financial information. This is one of the objectives. इन्होंने आंसर पीछे गलत लिखा है, डिसीजन मेकिंग वगैरह। ये एग्जाम में तो वही लिखना, टीचर को परेशान नहीं कर रहा, मैं वापस बोलता हूं, डिसीजन मेकिंग नहीं आ सकता है। प्रॉपर आंसर ये होना चाहिए, भले इसमें नहीं छपा है किधर भी, बुक में बाद में आता है, मैं बोलता हूं ना, फिर आता है। शांति, एक बार और मैं तेरे लिए पढ़ता हूं। 7, bookkeeping is providing all the required financial information to the businessman. तो बुककीपिंग इंफॉर्मेशन देता है, ये बुककीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग, ये उसके लिए एक वर्ड फिट होता है। डिसीजन मेकिंग इसके लिए वर्ड फिट नहीं हो सकता है। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बुककीपिंग। डिसीजन मेकिंग ये कोई यहां लेना देना नहीं आता बाबू जी। डिसीजन मेकिंग तो बहुत सारे कारण होते हैं ना डिसीजन मेकिंग, कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, बुककीपिंग से क्या लेना देना है, खाएंगे नहीं खाएंगे, बुककीपिंग से क्या लेना देना है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन देना वो बुककीपिंग का ऑब्जेक्ट है। चल भाई, तो मैंने बता दिया, आंसर अलग है, घबराने का नहीं, लेकिन मेहरबानी करके तू वही लिखेगा, और इससे लड़ने का नहीं अपने टीचर लोग से। जो समझदार होगा वो थोड़ा समझेगा, बाकी चलाने का बच्चा। मगर मैं वो झूठ है तो मैं झूठ नहीं चला सकता है, भले उधर का आंसर बोल दिया, सॉरी।
8. Property of any description owned by proprietor. Property owned by proprietor means it is the asset, यानी कि property owned by businessman, owner, proprietor. Asset which remain in the business for only for short time and converted into cash. जो asset short time के लिए है, less than 1 year, बेटा याद आया क्या? Current assets. The life of asset for short period, less than 1 year. और ये स्टॉक है, डेटर है, ये सब घड़ी घड़ी कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं. यस, करेक्ट, करंट एसेट. Allowances given on the catalog price. Catalog price means printed price. Allowances यानी discount. Discount given on the catalog price of the goods. बच्चा याद कर, it is a trade discount. Discount given by one trader to another trader for the purpose of trade. ऐसा डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगा. क्या सुन के भी अपने को लगता है कि नहीं मंजूर है? तो allowances given on the catalog price, it is a trade discount list. Next question, question number 3. अभी नीचे वो ऑप्शन तो दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक. कौन बनेगा करोड़पति के एमसीक्यू? बिंदास आ जाओ. सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस. सरप्लस है इनकम का, सीधी बात है प्रॉफिट. नीचे का आंसर मत देख रहे, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बना. भी सीखा है ना स्टैंडर्ड क्या होता है. नेक्स्ट, इन डैश basis of accounting, actual cash receipt and actual cash payment are recorded. बाबू जी, जो कैश बेसिस है उसमें एक्चुअल कैश और एक्चुअल कैश रिसीव्ड पेड लिखा जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैश बेसिस पे एक्चुअल कैश वगैरह लिखा जाता है. अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर, जो अमाउंट नहीं मिलने वाला है कस्टमर से, डेटर से. इररिकवरेबल अमाउंट क्या बोलते हैं बच्चा? बैड डेट्स. करेक्ट. नेक्स्ट, द अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन. सब प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए. डिस्क्लोजर, कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर सिखा ना, एक दो बार आ गया बच्चा. नेक्स्ट, अ कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील, जिसमें वो कमोडिटी अभी बताया थोड़ी देर पहले भी मेरे मुंह से निकल गया, दैट इज कॉल्ड गुड्स. इन्वेंटरी बोला ना. 6, डैश मीन्स रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. रेप्यूटेशन बोले तो गुडविल. सिखाया था क्या रे? 7, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट. अभी बता लो कैश फ्लो. मेरा देख, कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मिला क्या? कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये 7वां था. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. Immediate recognition of loss is supported by the principle of कि लॉस को शो करो, प्रॉफिट को नहीं. कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म. नेक्स्ट 9, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री. एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री क्या बोलते हैं बच्चा? नरेशन. याद आया क्या डेफिनेशन? 10th, act of exchange of things or services between two parties. Act, it is exchange of thing or services between two parties. Yes, it is transaction. Exchange between two parties, it is called transaction.
चल बेटा आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं, ट्रू और फॉल्स। भले आंसर दिए लेकिन मेरे साथ तू सोच, आंसर बोल, तेरे को अच्छा लगेगा। रेडी? ट्रू और फॉल्स। अपने को रीजन भी देना है, थोड़ा रीजन अगर पिछाड़ी से अपन ने पढ़ा है, खोपड़ी से निकलना चाहिए, है ना? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आर वन एंड द सेम। क्या दोनों सेम है? जरा भी नहीं। पहले बुक कीपिंग आता है, बाद में अकाउंटेंसी आता है कि नहीं? तो फर्स्ट इट इज फॉल्स। रीजन लिखने का, बोथ आर डिफरेंट। बुक कीपिंग पहले होता है, अकाउंटेंसी बाद में होता है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, ज्यादा रीजन लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 लाइन बहुत होता है। कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो द सेफ साइड। ट्रू। अभी बताया ना, ऑल पॉसिबल लॉसेस शुड बी शोन but not possible gain. 3. Double entry system based on dual aspect concept. True. Dual means two. Can a double? Both the things we should write. Whatever we receive, whatever we give. Next, 4. Bank overdraft is an asset. बच्चा बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से पैसा ज्यादा लेना, लोन है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी एक प्रकार का लोन है बच्चा, ये लायबिलिटी है। ये बोलता है एसेट है, फॉल्स, इट इज द लायबिलिटी। बैंक में से ज्यादा पैसा लेना, ये ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, लोन बोलते हैं इसको, ओवरड्राफ्ट। इट इज द लायबिलिटी, अपने को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। यहां एसेट बोला, फॉल्स। नेक्स्ट, 5th, सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी। ट्रू। अभी बताया ना, एसेट्स मोर, he can pay off all the liabilities. Next, 6, cash discount does not appear in the books. Cash discount अपन बुक में नहीं लिखेंगे, मैंने तेरे को सिखाया था, लिखेंगे, कंपलसरी है लिखना, क्योंकि अपन थोड़ा पैसा काट के लेते हैं उसके पास से, तो अपना लॉस है, और वो तो शो करना चाहिए ना। अभी कंजर्वेटिज्म में बोला ना, सब लॉस दिखाने का, तो कैश डिस्काउंट हमारा लॉस है, दिखाइए। 7, ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विथ मनी और मनी इज वर्थ। ट्रू है, ट्रांजेक्शन money or money is worth because we write entries for business transactions which are relating to money. 8, accounting is a language of business. सही बात है बच्चा, बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन, ये सब हम लोग उसमें शो करते हैं, और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ट्रू। नेक्स्ट, in civilization accounting was done by owner। अगर जो आज की तारीख में बोलो तो अकाउंटिंग ओनर करता भी है, नहीं भी करता है, लेकिन ज्यादातर अकाउंटिंग का जो काम होता है वो अकाउंटेंट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करते हैं। तो सिविलाइजेशन बोलेगा तो अच्छा, जो समाज होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ ओनर खुद काम नहीं करता है। मैं अपने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट का खुद अकाउंट मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे पास अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मेरा ऑडिट करते हैं, मतलब उन लोग अपना काम संभालते रहते हैं। तो ओनर, हाँ, एकदम छोटे पैमाने में जब अपना कामकाज होता है तो ओनर भी कर लेता है, बट इन सिविलाइजेशन बोलेगा तो एक बड़ा समाज हो जाता है, तो फिर उसमें वो नहीं लग, खुद ओनर नहीं लिखेगा अकाउंट्स, वो दूसरे क्वालिफाइड पर्सन को काम पे लगा देता है, और वो अपना बिजनेस संभालता है, ओनर। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटीज। ट्रू, सीधी बात है ना, गवर्नमेंट को टैक्स कितना भरना है, वी शुड फाइंड आउट। बता ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पूरी बात दिखा है ना। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन। आगे का थोड़ा बहुत अभी बचता है, यहाँ लेक्चर रुका रहा हूँ, अगले लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 चालू कर लेंगे। थैंक यू। एंडिंग द मीटिंग।